फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेज भी कोई नया नाम नहीं है, एंजाइम है। स्टार्च भी पता है क्या होता है, शुगर भी पता क्या होता है, बस इतना पता है डे टाइम में कहां से कहां कन्वर्जन हो रहा है, नाइट टाइम में कहां से कहां कन्वर्जन हो रहा है। समझो? ओके नेक्स्ट, तो ओपन और क्लोज हो गया। जो मैं क्या हुआ लिखना है, लिखो। देखो जो मैं एंडो एंडो लिखी हूँ यहाँ पे डायरेक्ट इन लोग ने बॉटल अंदर लाया है, यहाँ पे बॉटल बाहर की है, वो चीज मैं लिख के बताई हूँ। इसमें बॉटल तो कुछ अलग नहीं है, सब कुछ समझा? चलो लिख लो। नहीं आज कितना थियरी हाँ सो सकते हैं। एक थियरी बात है, एक और बात है, वो भी सिंपल है, ट्रांसलेशन है। लास्ट अब देखो नेक्स्ट, ये लेविथ ने दी थी 1974 में, इससे पहले वाली थ्योरी कब थी? 64। अच्छा सारे लोग अपने पैर आगे कर लो, सारे लोग वो तुम लोग जानो अपना मैटर, अब मैं वो सॉल्व। क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं सॉरी, लेक्चर में वॉशरूम मत करो, मत अभी आई तो क्या करें, तो ब्रेक से पहले लेके आ जाएंगे, में लेके आ जाएंगे बस, कोई बात नहीं। हाँ फॉस को बस कमेंट करने बोलो तो बहुत आएगा। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, तो ये कब हुई थी? लेविथ ने दी थी 1974। इससे पहले वाली थ्योरी का नाम क्या था? इंटर कन्वर्जन थ्योरी। किसने दी थी? कब दी थी? अच्छा 1965 में क्या हुआ था? 1965 में कुछ बड़े बहुत इम्पोर्टेंट भाई बताइए इधर। अभी देखो नेक्स्ट थ्योरी हमको क्या पढ़ने है? प्रोटॉन। अभी ये प्रोटॉन क्या होता है? मैं हिस्ट्री रिलेटेड नहीं अभी प्रोटॉन क्या होता है? इसके अंदर हो गई बात दोनों की। नेक्स्ट प्रोटॉन क्या होता है बताओ? कौन सा पॉजिटिव? H+ हमारा प्रोटॉन। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, सेम चीज ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में होता क्या है यहाँ पे? डे टाइम में देखो ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड। याद है मैलिक एसिड कहाँ पे पढ़े थे? मैलिक एसिड या इसी को मैलेट बोला जाता है। मैलेट क्या होता है? कहीं पे तो तुम लोग पढ़े हो, स्टोर करते हैं, कोई साइकिल में पढ़े थे, किस साइकिल में? इलेक्ट्रॉन
और जरूरी नहीं तो मेरे वाले चैप्टर की साइकिल बोलो क्या पाथवे में रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो किसमें होता है डेजर्ट प्लांट में, उसमें हम लोग क्या करते हैं नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेके मैलेट में करके स्टोर करके रख देते हैं। फिर जब डे टाइम आता है तो मैलेट का आगे कन्वर्जन करते हैं प्यूरिक पायरुविक एसिड वो सारी चीजें। तो वहां पे तुम लोग पढ़े थे मैलेट, तो मैलिक एसिड या मैलेट को भी प्लांट स्टोर करके रखते। तो देखो स्टार्च को इन लोग कन्वर्ट करें मैलिक एसिड में। नेक्स्ट मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है मैलेट आयन में और यहाँ पे है प्रोटॉन आयन। ये डे टाइम में हो रहा है। जो स्टार्च है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट यानी ब्रेक होगा जिसकी वजह से यहाँ पे मैलेट के आयन बनेंगे जिसका हमको आगे काम नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट बनता है प्रोटॉन आयन जिसका हमें काम है, इसीलिए थियरी में प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी है, यानी हमको आगे जो पढ़ना है इसी से पढ़ना। अब देखो होता क्या है यहाँ पे होता ये है कि देखो ये सब्सिडरी सेल्स है, ये हमारे गार्ड सेल्स है। तो यहाँ पे तुम लोग को बता रहे कहां से कहां कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब देखो होता क्या है, ये जो प्रोटॉन है या ये जो मैलेट है, मैलिक एसिड जो ब्रेक हुआ मैलेट आयन बना और प्रोटॉन बना, तो यहाँ पे से एक ये उल्टा कुछ बताया नहीं गलत नहीं है सही। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ जाता है, एक प्रोटॉन बाहर जाता है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स, यानी ये सारे जो कन्वर्जन हुए ये हुए कहाँ पे गार्ड सेल। गार्ड सेल में जो प्रोटॉन बना वो एक प्रोटॉन जब बाहर जाएगा सब्सिडरी सेल्स में तो उसकी जगह सब्सिडरी सेल से एक पोटेशियम अंदर आएगा, एक प्रोटॉन के बदले ना, एक प्रोटॉन के बदले यहाँ पे एक पोटेशियम और एक क्लोरीन का आयन अंदर आएगा। मतलब गया कितना, एक ही प्रोटॉन गया, अंदर कौन आए, एक पोटेशियम आयन और एक क्लोरीन आयन। अब अंदर आ गए, किसमें आए, गार्ड सेल में। अब जब गार्ड सेल में आए तो यहाँ पे क्या बना, देखो ये सारा कन्वर्जन इधर ही पे हुआ था, पहले ही बताई थी। तो यहाँ पे हमारा मैलेट आयन पहले से प्रेजेंट है, ये तो बाहर नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बाहर गया था। तो ये जो मैलेट आयन है ये पोटेशियम के साथ जब मिलते हैं तो पोटेशियम मैलेट बनाते हैं। देखो पोटेशियम मैलेट बना, यहाँ पे पब्लिक बढ़ रही है, प्लस क्लोरीन भी तो है ना, भले से वो रिएक्ट नहीं किया पर पब्लिक है। एक प्रोटॉन गया, दो ये लोग आए, एक पोटेशियम मैलेट एक क्लोरीन। नेक्स्ट दूसरा गया तो दो पोटेशियम मैलेट दो क्लोरीन, ऐसे तीन चार, तो जा तो कम लोग रहे हैं पर आगे तो दो लोग आ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक बढ़ती है। पब्लिक बढ़ती है मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, फिर वही कॉमन चीज ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है मतलब एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस मतलब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो गार्ड सेल है वो स्ट्रेच हो जाते हैं और गार्ड सेल ओपन कर देते हैं, इसको स्टोमेटा को। समझ में आया? कहाँ पे फॉर्म होता है, ये सब्सिडरी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आते कहाँ से, पोटेशियम और क्लोरीन मिनरल्स है, तो मिनरल्स मतलब क्या, ये सॉइल से आए होंगे, सॉइल से हमारे जाइलम के थ्रू ये सब्सिडरी सेल्स में ट्रांसफर। समझा? फिर रुक जाओ, अब फिर जस्ट उसका उल्टा हम लोग पढ़ेंगे 9th टाइम में, और यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा वर्ड आया है एब्सेसिव एसिड। तो वो क्या होता है वो मैं बता रही, पहले ये वापस से एक्सप्लेन कर दूं जिसको नहीं समझा है। देखो डे टाइम में होता क्या है, डे टाइम में ये जो रिएक्शन हो रही है ना ये कहाँ पे हो रही है, गार्ड सेल। ये पहले कंफर्म कर लो, ये जो भी चीज हो रही है गार्ड सेल में। तो वो क्या है,
स्टार्च जो वहां पे प्रेजेंट था वो पहले मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद डिसोसिएट हुआ। डिसोसिएट होना मतलब ब्रेक। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो किसमें ब्रेक हुआ? मैलेट आयन में और प्रोटॉन। अब हम लोग को आगे नेक्स्ट प्रोटॉन की वजह से थ्योरी होती है, तभी तो इसका नाम है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। तो ये सारा काम गार्ड सेल में हो रहा है। गार्ड सेल के अंदर मैलेट आयन प्रेजेंट है कि नहीं, और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो जब एक प्रोटॉन, अभी हम दो प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे, हम अभी फिलहाल एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। एक प्रोटॉन जब बाहर जाता है कहां से? गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में जाएगा, तो उसके बदले में एक पोटेशियम आएगा, एक क्लोरीन आएगा। एक प्रोटॉन के बदले में एक पोटेशियम आएगा और एक क्लोरीन, मतलब एक के बदले में दो लोग आए, लेकिन दो अलग अलग। ओके, आ गए। तो यहाँ पे पब्लिक बढ़ रही है, प्लस मैलेट आयन पहले से थे, पोटेशियम आए, पोटेशियम मैलेट बनेगा और क्लोरीन एज इट इज यहाँ पे रहेगा। पब्लिक बढ़ी, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, एंडो ऑस्मोसिस हुआ, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ। टर्गर प्रेशर पेरिफेरल वॉल पे अप्लाई होगा, अंदर वालों पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि थिक वॉल है, स्टोमा ओपन है। अब आते हैं नाइट टाइम में क्या होता है। जैसे सब में उल्टा पड़े, इसमें भी उल्टा ही होने वाला है। देखो यहाँ पे नाइट टाइम में होता क्या है? अपटेक ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन आयन इज प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे मेन क्या हो रहा था? ये जो प्रोटॉन जा रहा है और पोटेशियम और क्लोरीन आ रहा है, तो नाइट टाइम में इन लोग ये वाले रिएक्शन को स्टॉप कर देते। किसका आना? एंट्री बंद करके। क्या एंट्री? किसको? किसकी एंट्री गार्ड सेल में? पोटेशियम की और क्लोरीन की। तो यहाँ पे एंट्री बंद करने के लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। समझा? एब्सिसिक एसिड ये हार्मोन है। अभी जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, तो वहां पे हम लोग को 5 हार्मोन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक आता है एब्सिसिक एसिड। तो प्लीज वहां पे याद रखना, अक्सर ये तुम लोग एंट्रेंस दोगे ना तो ये पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्लोज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या कर देता है? परमिएबिलिटी गार्ड सेल की चेंज कर देता है कि अब जो डे टाइम में पोटेशियम आ रहे थे, क्लोरीन आ रहे थे, वो इसमें आने ही नहीं देगा। आने नहीं देगा तो पोटेशियम मैलेट नहीं बनेंगे, क्लोरीन नहीं आएंगे, पब्लिक नहीं रहेगी, एंडो ऑस्मोसिस नहीं होगा और टर्गर प्रेशर भी नहीं होगा और हमारा स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, क्लोज। H प्लस आयन भी नहीं जा पाएंगे, और अगर गए भी तो उसके बदले कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो गार्ड एक सेल है, ये भी एक सेल है, किसके पास? इसकी सेल वॉल होगी, किसके पास? इसकी सेल वॉल। समझ गए?
Motivational every important जितनी केस रीड करते हैं उतनी मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। जो एक्सेसिव वाटर होता है ट्रांसपीरेशन को 5% इवेपोरेट कर देते, चाहे वो गटेशन के थ्रू हो चाहे वो ट्रांसपीरेशन। समझा? यानी देखो हम लोग को जो इतने अच्छे अच्छे फ्रूट मिल रहे हैं या प्लांट मिल रहे, सिर्फ प्लांट 5% पानी यूज करके बना, क्योंकि पानी रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जितना यूज कर लिया 95% लॉस कर देता है लिक्विड और इवेपोरेट वेपर फॉर्म में। सेकंड रीड करेगा आर्य एडवांटेज। ओके अब ये बताओ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। याद है तुम ट्रांसपिरेशनल पुल पढ़े थे हम ट्रांसपिरेशनल पुल में क्या पढ़े थे वो बता दो, बस वही है यहाँ। ट्रांसपिरेशनल पुल कौन नहा जाते पानी वाली देख लिए, जो भी है मेरे को कुछ नहीं करना, बोलो ट्रांसपिरेशनल पुल कौन एक्सप्लेन करेगा। सेकंड पॉइंट वही है, क्या लीक से रूट तक आता है, लीक से रूट तक नहीं। चलो गर्ल्स में से अब आएगा, याद आया? बोलो जल्दी बोलो, लास्ट टाइम देख के पढ़ोगे। ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट फर्स्ट बेंच, सेकंड पॉइंट रीड करो और एक्सप्लेन करो। ओके बात बोलो, तुम भी एब्सेंट हो, ये एब्सेंट भी याद कर। चलो तुम आयशा के बाद खदीजा, अबीरा, अबीर, 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 बोलो अबीर। सेकंड पॉइंट एडवांटेज, अब बताओ क्या नहीं सही है, तुमसे उम्मीद है, कोई भी मेरी उम्मीद को मत करो। सिंपल से देखो सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं, सेकेंड पॉइंट में ये बोल रहा है कि ट्रांसपीरेशन की वजह से रूट से ये पैसिवली रूट क्या था तुम लोग को याद है हम लोग ट्रांसपीरेशनल फूल पढ़े थे। ट्रांसपीरेशनल फूल क्या, जब
हाँ देखो ट्रांसपिरेशनल फ्लूइड हम लोग पढ़े थे। देखो हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़े थे, ट्रांसपिरेशन में ट्रांसपिरेशनल फ्लूइड पढ़े थे। जब ऊपर से लीफ से सारे लीफ से पानी बाहर जाने लगता है तो वो एक नीचे सक्शन फोर्स अप्लाई करता है। सक्शन वो क्या बोलता है कि भाई हमारे पास पानी कम। जब उनके पास पानी कम होता है तो रूट बोलते कोई बात नहीं हम देंगे, तो वो देते हैं। तो रूट जिसके पास पानी ज्यादा था, लीफ जिसके पास पानी कम था, तो ये हाई रूट के पास ज्यादा था और लीफ पास कम है, तो ये पैसिव एब्जॉर्ब पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। और जब देखो रूट पानी ऊपर पास करने लगा तो रूट के पास पानी कम हो गया तो रूट बाहर से ले लिया। समझ में आया? तो ये इनडायरेक्टली रूट को क्या बोलता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करे। समझा? इतना सा समझाने के लिए टाइम लग गया। थर्ड पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? सचिन। थर्ड पॉइंट जल्दी जल्दी। सेम अब भी बात हाँ बोलो। सेम सेम सक्शन फोर्स क्या करेगी? नीचे से पानी ऊपर आएगा। अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा? जैन जल्दी हेल्प तो कर रही हूँ, इतना क्या आर्य बात नहीं क्या पढ़े अब एक्सप्लेन करो। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो गैसियस एक्सचेंज भी होता है। ओके नेक्स्ट लास्ट बेंच स्टैंड। वैसे तो फिर भी देखते हैं आर्यन अच्छे से हाथ रख के बात करो, मेरे को समझ में आ रहा है तुम पीछे बात कर। ओके और सही है। टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है तभी स्टोमेटा होगा। हो गया। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ये कौन है? उमेश स्टैंडर्ड। सबसे लास्ट वाला देखती हूँ क्या समझे, बहुत बातें आ गई ना। उमेश जल्दी से। अब आएंगे गर्ल्स का नंबर। टेम्परेचर कम करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। टेम्परेचर कम होगा तो आजू बाजू में कूलिंग इफेक्ट होगा। चलो डिसएडवांटेज सेकंड पे आयशा। Excessive transpiration leads to melting and injuring the plant. It may also lead to the death of the plant. अगर ज़्यादा transpiration होगा तो पानी कम होगा तो जो का सारा प्रोसेस अल्टर हो जाएगा। और विल्टिंग ऑफ लीफ समथिंग है तो यहाँ पे उसका शेप चेंज हो जाएगा, मुरझा जाएगी। अगर सपोज प्लांट कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उनको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन पानी भर भर के निकल रहा है, तो भर भर के निकलेगा तो जाहिर सी बात है टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से शेपलेस सेल हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट चलो अब हम लोग आते हैं हाइपर में एक्सो प्लाज्मोलिसिस। देखो जिसको जो डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड अब भी पूछ लो, क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी।
प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, डिप्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जिसका भी डाउट है तुम लोग सुन लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। प्लाज्मोलिसिस तुम लोग को याद है, मैं एक नॉर्मल सेल ली, नॉर्मल सेल मतलब जिसका अच्छा खासा टर्गर प्रेशर है, मतलब यहाँ पे पानी है, ज्यादा पानी है, मतलब सॉल्यूट कम है। एक सेकेंड, हाँ सही है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये वाली कंडीशन नहीं बताई है, नॉर्मल लिखा है कि एक सेल है जिसको अगर हम हाइपर टोनिक सॉल्यूशन में रखे, हाइपरटोनिक मतलब वाटर कम सॉल्यूट ज्यादा, तो ऑस्मोसिस मतलब क्या, वो जो नहीं था वो सुन सकता है। ऑस्मोसिस मतलब क्या, पानी ज्यादा से कम की तरफ आना, ज्यादा से कम की तरफ आया मतलब एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस अगर इस सेल में होगा, वाटर निकल जाएगा, तो जो ये फिलहाल टर्जिड सेल है, एक टर्जिड सेल को अगर, अभी मैं जो इतना डिटेल में बताई तुम लोग की बुक में नॉर्मल लिखा है टर्जिड सेल, तो टर्जिड सेल को अगर हम लोग पानी बाहर आएगा, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाएगा। तो टर्जिड से फ्लैसिड होने के प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसका जो प्लाज्मा है मींस अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो श्रिंक हो गया और ऐसे सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब ये जो फ्लैसिड सेल है या जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसको मैं वापस से एक ऐसे कंटेनर में रखी हूँ जिसमें कंडीशन है हाइपोटोनिक। तो बीकर की कंडीशन वो पता होनी चाहिए, सेल टर्जिड है कि फ्लैसिड है इतना लिखोगे चलेगा, तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर कभी प्लाज्मोलिसिस आया हुआ, एंडो एक्सो आया तो बताना पड़ेगा, अगर प्लाज्मोलिसिस आया तो नॉर्मल लिख देना। अगर टर्जिड सेल को आप हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगा और सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। तो अब ये जो फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड सेल को जब मैं हाइपोटोनिक में रखी, हाइपोटोनिक मतलब वाटर ज्यादा, और वाटर ज्यादा मतलब सॉल्यूट कम। और ये वाली कंडीशन तो तुमको पता है कि जब इसमें से पानी निकल गया तो पानी ज्यादा कम हो गया और इसमें सॉल्यूट ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू वाटर। तो ये कंडीशन क्या है, वाटर कम सॉल्यूट ज्यादा। तो यहाँ पे सेल अपने हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से अपने लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में जाता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी फिलहाल जा रहा है एंडोऑस्मोसिस, सेल वापस से टर्जिड हो जाएगा और इसको बोलते हैं डिप्लाज्मोलिसिस। मतलब जो बेचारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल था वो रिमूव हो गया, वापस से ओरिजिनल पे आ गया, तो डिप्लाज्मोलिसिस। समझा? जो प्लाज्मा जो अंदर का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जो श्रिंक हुआ था वो श्रिंक रिमूव हो गया, डी मतलब रिमूवल, तो श्रिंक रिमूव हो गया, इसका मतलब है वापस से टर्जिड, मतलब उसी को बोलेंगे डिप्लाज्मोलिसिस। समझे अभी? ओके, और किसी को कुछ डाउट है? चलो अभी इसमें जो भी क्वेश्चन होगा जिससे पूछूंगी वो आंसर देगा। ये क्या है, ये गटेशन है कि ट्रांसपीरेशन है? ये गटेशन है, लिक्विड फॉर्म में वाटर की ड्रॉपलेट्स हमको साइड साइड में दिखती है, तो वाटर तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बड़ी आसानी से हाई टू लो चली जाएगी। तो यहीं पे हम लोग पढ़े थे, मेम्ब्रेन की कोई बात नहीं करे थे हम लोग, सिर्फ अगर एक और पढ़े थे याद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन,
बात नहीं हुई थी, वहां पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं आयन चैनल या एक्वापोरीन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो हाई टू लो जाने में हेल्प। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन में सेमी परमिएबल मत लिखना और ऑस्मोसिस में बस सेमी परमिएबल लिखना। ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली वाटर लिखना, डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों। जैसे कि इसको अगर अच्छा और समझना है तो एक और एग्जांपल देखो, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो स्टोमेटा यानी लीफ मतलब प्लांट के अंदर पानी ज्यादा। स्टोमेटा एक पोर है, ये सपोज यहाँ का प्लांट है, ये बाहर का हमारा एनवायरमेंट है, तो यहाँ पे पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, तो मेम्ब्रेन आई क्या बीच में? नहीं। जहाँ पे पानी ज्यादा था पोर की वजह से पानी उस कम एरिया में चले गया, तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंपलसरी। चलो डिफ्यूजन की एक बेस्ट एग्जांपल बताओ। देखो जब हम लोग नॉर्मल सा एक ग्लास में वाटर ले लें, फिर उसके अंदर कोई भी टैबलेट यूज करना है, जो मेडिसिन हम लोग कोरोसिन ले लो। कोरोसिन मतलब कोरोसिन के अंदर उस जिससे भी वो केमिकल से बना होगा तो उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है ना। पानी के अंदर तुम सादा पानी लियो एकदम प्योर, तो सादे पानी में तुम कोई मिलावट नहीं करे, तो जब हम कोरोसिन डालते हैं पानी के अंदर, कोरोसिन में सॉल्यूट ज्यादा है। फिलहाल मैं सॉल्यूट की बात करूँ तो होता क्या है, जब हम पानी में डालते तो कोरोसिन हर जगह फैल जाती है, तो कैसे वो उसमें डिसॉल्व हुआ? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। सॉल्यूट कोरोसिन में ज्यादा थे, पानी में नहीं थे, तुम जब डाले तो हाई से लो मिक्स हो गए। समझा अभी? ये होता है। चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग, मैं पहले क्वेश्चन पे, अच्छा और किसी का कुछ था? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, और किसी का एक और कुछ था? एसेंट ऑफ सैप ना। देखो ट्रांसलोकेशन वर्ड क्यों आया है, तो एसेंट ऑफ सैप ज्यादा यूज करने की कोशिश करना। ट्रांसलोकेशन वर्ड फिर भी ठीक है, लेकिन एसेंट थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? सबसे पहले ट्रांसलोकेशन की मीनिंग समझो। अब चाहे फूड को ट्रांसलोकेट करवाओ, ट्रांस मतलब ट्रांसफर करना है, ट्रांसलोकेट ट्रांसफर करना है कि लोकेशन ट्रांसफर करना, यानी लोकेशन चेंज करना। तो चाहे तो वाटर की लोकेशन चेंज करो तो उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, चाहे तुम फूड की लोकेशन चेंज करो तो उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो लोकेशन चेंज करना मतलब क्या? अगर एसेंट ऑफ सैप को पूछ रही है तो सुन, अब वाटर या मिनरल एब्सॉर्ब कौन करता है? रूट्स। तो रूट्स अपने पास रखे नहीं रहते हैं, वो दूसरी जगह दूसरी लोकेशन पे, सपोज स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम ये दूसरी लोकेशन है, ये सॉइल के अंदर, ये सॉइल के ऊपर। तो ये देखो ये पास कर रहे हैं ना, तो इसको तुम ट्रांसलोकेशन नहीं बोल सकते क्या? ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप बोलो। सैप क्यों आता है? ये एसेंट ऑफ सैप। अगर तुम डायरेक्शन देखो तो पानी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि पानी एब्सॉर्ब करने वाले नीचे और यूज करने वाले सारे ऊपर होते हैं। लीफ को चाहिए, स्टेम को चाहिए, तो यूज करने वाले ऊपर। समझा? अभी एक और का कुछ बोलने जा रही थी, एसिड ऑफ सैप नहीं। चलो हो गया। और कुछ डाउट है किसी को? ओके चलो, ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को देना है। हाइपर आइसो सब समझाइए। एंडो एक्सॉस्मोसिस डिफ्यूजन में हायर से लोअर पे जाता है, पर ऑस्मोसिस में लोअर से हायर जाता है, हायर से लोअर जाता है। देखो देखो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्या तुम लोग अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कोई मेरे को रीड करके बताओ। ऑस्मोसिस Osmosis is a special type of diffusion of solvent through a semi-permeable membrane. आगे के साइड फिर लास्ट में ये दिया इधर डेमो सॉल्वेंट मतलब मोस्ट प्रॉपर एकदम सिक्योर ये ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब समझो क्या
देखो तुम लोग को अगर याद होगा हम लोग ऑस्मोसिस क्या पढ़े, सेमी स्ट्रेट बैठो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तुम लोग ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, मेन अपना एम क्या है, समझाना क्या सही है। एक चीज नेक्स्ट, नहीं जाने कहीं नहीं जाना, पूछना भी नहीं, 15 मिनट है अभी। देखो तुम लोग को अगर मैं जो बताई हूँ, अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैं कुछ गलत है मेरा, तो सुनो मैं अपना पहले क्या बताई हूँ वो बता दूं। मैं क्या बताई थी कि जो ऑस्मोसिस है क्या है, ट्रांसफर या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स वर्ड में हमेशा यूज करें, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ऑस्मोसिस में हम किसकी बात करते हैं, कौन ट्रांसपोर्ट करते हो तुम किसको, सिर्फ और सिर्फ, यानी इट्स आया मतलब वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेटेड, तो वाटर हाई से लेके वाटर का लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। तो ये एक डेफिनेशन तुम बना सकते हो, इट्स हाई कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। एक चीज सेकेंड, तुम लोग के बुक में अगर लिखा होगा, वैसे मेरे को ला के दिखाना क्या लिखा है, वो लिखा होगा लो कॉन्सेंट्रेट लो नोट्स है किसी के पास, बोलो ना। ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर डिफ्यूजन से आ रहे हैं, ऑस्मोसिस तो मैं पहले ही समझा दूं। सॉल्यूशन ना सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन की बात हो रही है मैं, लेकिन सॉल्यूशन करके समझाई नहीं। अब यहाँ पे सुनो, क्या यहाँ पे वाटर ज्यादा है तो क्या कम होगा, ओके। अभी यहाँ पे वाटर कम है तो क्या ज्यादा होगा, तो मेरी डेफिनेशन में इट्स आया मतलब मैंने वाटर की बात कर रही थी, मैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता रही, पर तुम्हारे बुक में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे सॉल्यूट का है मतलब हाँ, जहां पे सॉल्यूट का है मतलब ये हाइपोटोनिक होगा, सॉरी ये हाइपरटोनिक होगा, यानी जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और यहाँ पे ये हाइपोटोनिक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपर से हाइपो को बोलता है, या हाइपर को हम लोग हाइपर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट। तो देखो डेफिनेशन में ऐसे ऐसे भी बन सकते हैं। एक चीज, अब एक और चीज याद रखना, हमेशा रूट के अंदर सॉल्यूट, ये रूट के अंदर ना, ये अंदर पानी कहाँ लाना है, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर हमेशा सॉल्यूट हाई रहना चाहिए सॉल्यूट हाई। क्यों, क्योंकि अगर सॉल्यूट हाई नहीं होगा तो वाटर लो नहीं होगा, वाटर लो नहीं होगा तो वो अपनी हाई जगह से नहीं आएगा। एक चीज, तो अंदर हमेशा सॉल्यूट हाई करने के लिए इनको सॉल्यूट क्या होगा, आयंस होंगे, तो हम इनको आयंस को हमेशा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो याद है हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़े थे, और उसमें मैं बताई थी वाटर ज्यादा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, आयंस होते हैं। तो आयंस क्यों एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है कि भाई मैं अंदर ज्यादा आ जाऊं ताकि हमको पानी की कभी कमी ना हो, तो हमेशा रूट के अंदर तुमको सॉल्यूट हाई चाहिए रहता है, समझा, सही है ना। मैं देखो ये गलत लिखी हूँ,
ये गलत लिखी हूँ मैं। सॉल्यूट कब है तो हाइपोटोनिक ना, कोई बोलता भी नहीं है। सॉल्यूट अरे तो कोई लिख भी दिए। सॉल्यूट ज्यादा मतलब हाइपरटोनिक। तो लिख देखो ना वहां पे लिखा है सॉल्यूशन जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ वाटर पास, ये सही है। तो ये हो गया डाइल्यूट, देखो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। अब लिख, ये जहां पे भी लिखना है प्लीज ये लिख के रखो। डेफिनेशन तीनों फॉर्म में बना सकते हो, डायरेक्ट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ ट्रांसपोर्ट को ऑस्मोसिस बोलते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल या हाइपर क्या एब्जॉर्प्शन या absorption of water to its higher concentrated region to its lower concentrated region through semi-permeable membrane is called osmosis. ये भी चलेगा लेकिन इट्स भूलना नहीं है, इट्स भूलो तो फिर मेरे पे नहीं आना। इट्स मतलब जहां वाटर की तुम बात कर रहे हो, इट्स भूले तो मतलब मैम समझेंगे सॉल्यूशन की बात। समझा इतना? नेक्स्ट में क्वेश्चन अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? देखो हम लोग ने 3 टाइप का प्रेशर देखेंगे। अच्छा मैं क्वेश्चन ना पूछूं इसके लिए इसका नाम तुम्हारा एक्सप्रेशन बता। ये देखो सेल है, सेल के अंदर पानी आया, मतलब खा चुके च्युइंगम, खा चुके क्लास के बाहर निकल जाओ, जाओ जल्दी क्लास के बाहर जाओ। सर से बात करना, सर को दिखाना, बाहर जाओ मनसब। मैं एक दो बार देख पे नहीं बोली, मैं एक बार भी नहीं बोली तुमको, मैं देखी तुम्हारे मुंह में कुछ है। जब वाटर अंदर आता है तो पानी, देखो पानी जब अंदर आया तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, कौन सी डायरेक्शन में? बाहर की डायरेक्शन। इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद वॉल बोलती है कि भाई बहुत ज्यादा टर्गर प्रेशर हो जाएगा तो वॉल फट जाएगी, तो वॉल अंदर की डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर। तो जितना पानी आया होगा उतना टर्गर प्रेशर, और जितना टर्गर प्रेशर उतना वॉल प्रेशर। टर्गर और वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल होंगे टर्जिड सेल में, और लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक अंदर से बाहर जा रहा है, एक बाहर से अंदर आ रहा है। तो वॉल जो प्रेशर अंदर लगाती है उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं, वॉल पे जो प्रेशर आ रहा है उसको तो टर्गर बोलते हैं। तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज नहीं। अब पानी अंदर आ गया, टर्गर वॉल प्रेशर जनरेट हो गया। अब हमारे सेल की भी एक कैपेसिटी है कि भाई इतना ही पानी चाहिए, तो चलो उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 5 ml। 5 ml हो गया, लेकिन फिर भी अगर पानी अंदर आया तो अब क्या चाहते हो? पानी अंदर ना आए तो ये जो सॉल्यूशन है अंदर, यानी जो अंदर लिक्विड सॉल्यूट का, अब तो वो सॉल्यूट से मिल गया होगा ना, तो हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, हम सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे सिर्फ। तो अब ये सॉल्यूशन क्या चाह रहे हैं कि अब बाहर से वाटर अंदर ना आए, तो इन लोग एक दूसरा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे? एंडोऑस्मोसिस प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशन जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, डायरेक्शन तुम लोग को पता है, इसी डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल का ना, देखो फूड का ना बात, देखो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हम लोग पढ़े थे, 2 टाइप का। एक था हम लोग का वर्टिकल
एक था हम लोग का हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले का नाम था लेटरल। तो वर्टिकल मतलब सीधा है कि नहीं, वर्टिकल मतलब ये वाली लाइन जो है वो ऐसे स्टैंडिंग रहेगी। तो यहाँ पे चाहे पानी ऊपर जाए तब भी वर्टिकल, चाहे पानी नीचे आए तब भी वर्टिकल। तो सॉरी पानी बोल रही हूँ, फूड चाहे ऊपर जाए तब भी वर्टिकल, फूड चाहे नीचे आए तब भी वर्टिकल। फूड पास कौन करता है, बनाता कौन है? तो लीफ अगर चाहेगी कि ऊपर जो डेवलपिंग बर्ड है मैं उनको दूं, तो डेवलपिंग बर्ड का नाम ही डेवलपिंग क्यों है? क्योंकि बेचारे डेवलप हो रहे हैं ना, अभी उनके पास फूड बनाने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये देखो पानी ऊपर गया वर्टिकल, वर्टिकल फूड ऊपर गया तो वर्टिकल। फिर नीचे कौन है, तो मैं क्या करूं, मेरा टाइम बचा है ना, जिसको प्रॉब्लम है प्लीज तो चले जाए, लेकिन फिर भी टाइम है, 2 बजेगा ना, तुम लोग निकल जाना, जिसका कंफ्यूजन है मैं क्लियर कर दूंगी, तुम लोग जा सकते। फिर फूड नीचे जाएगा तब भी वर्टिकल। अब अगर ऐसे ऐसे फूड पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं लैटरल। लैटरल की भी टाइप बताओ। टेंजेंशियल एक पढ़ेंगे और एक रेडियल, वो भी बताने हैं। एब्सेंट है क्या? चलो पहला कौन सा था, रेडियल। सेकंड कौन, ये हम लोग की लेटरल की टाइप है, और ये है टेंजेंशियल। तो रेडियल की डायरेक्शन क्या थी, फ्लोएम टू, अभी बता रही थी क्या फ्लोएम क्या है, और टेंजेंशियल की क्या थी, फ्लोएम टू कॉर्टेक्स। अभी ये लेटरल की टाइप है, लेटरल मतलब ऐसा। अब हम लोग एक स्टेम को कट करेंगे, और स्टेम को जब कट करेंगे तो तुमको एरिया ऐसा सर्कुलर तो वही मैं बनाई। पिच क्या होता है, सेंटर में जो सबसे सेंटर पोर्शन होते हैं उसको पिच बोलते हैं। पिच के बाद आता है जाइलम, तो फिलहाल जाइलम की कोई बात नहीं करनी है क्योंकि हम फूड की बात करें। फिर आता है फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जो लेयर आती है उसको क्या बोलते हैं, पेरी, यहाँ पे मैं इसको हटा रही हूँ, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाद आता है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स। तो ये हमारे स्टेम के इंटरनल लेयर्स है जो तुम लोग एनाटॉमी ऑफ प्लांट में पढ़े होंगे, जिसमें सेकेंडरी डेवलपमेंट हुआ था, तो देखो उसमें भी यही है। अब टेंजेंशियल मतलब तुमको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जाना है, तो यहाँ पे रेडियल। फ्लोएम ही क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फ्लोएम यहाँ है, फ्लोएम से अंदर की तरफ आएगा तो रेडियल, है तो टेढ़ा ही ना, अंदर आ रहे थे क्या होगा। अब फ्लोएम से कॉर्टेक्स है तो टेढ़ा पर बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो टेंजेंशियल। समझा?